जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के आलीशान घोंसले में रानी चील अपने पंख संवार रही थी। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत गुमान था। पास ही एक डाल पर मिट्ठू तोता बैठा था। मिट्ठू, ओ मिट्ठू, जरा इधर आ। सच सच बता, इस पूरे जंगल में सबसे सुंदर कौन है? क्या मेरे जैसे सुनहरे और चमकदार पंख किसी और के पास हैं? रानी जी, आप बड़ी हैं, ताकतवर हैं, पर अगर सच कहूँ तो वो जो नीलू चिड़िया है ना, उसके नीले पंख और उसकी सादगी का कोई मुकाबला नहीं। इस जंगल में सबसे सुंदर वही है। हाँ, क्या? वो मामूली सी चिड़िया मेरी सुंदरता के आगे? उस पिद्दी की तारीफ, उसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। जनवरी की एक कड़कड़ाती सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। आसमान से उतरते हुए बादल का एक नन्हा टुकड़ा गलती से नीचे झाड़ियों में फंस गया। नीलू चिड़िया वहां से गुजर रही थी। अरे, तुम तो बादल के टुकड़े हो, तुम यहाँ कैसे फंस गए? रुको, मैं तुम्हें छुड़ाती हूँ। नीलू ने सावधानी से कांटे हटाए। बादल आजाद तो हो गया, पर उसका एक हिस्सा फट गया था। शुक्रिया नीलू, पर देखो मैं अधूरा हो गया हूँ। अब मैं उड़ नहीं पाऊंगा। घबराओ मत दोस्त, मेरे पास एक जादुई गोंद है जो फूलों के रस से बना है। नीलू ने बादल को जोड़ दिया और दोनों गहरे दोस्त बन गए। वे घंटों बातें करते। नीलू उसे जंगल की जमीन की कहानियां सुनाती और बादल उसे आसमान की ऊंचाइयों के किस्से। रानी चील ने नीलू को नीचा दिखाने की योजना बना ली थी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नीलू को पकड़ कर लाया जाए। जब नीलू दरबार में आई तो वह बहुत डरी हुई थी। सुना है तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत नाज है। आज से तू मेरी दासी है। तू रोज मेरे घोंसले की सफाई करेगी और मुझे पंखा झलेगी। अगर तूने मना किया तो तेरे पूरे परिवार को कैद कर लूंगी। रानी जी, मुझ पर रहम कीजिए। मैंने कभी अपनी सुंदरता का घमंड नहीं किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी गुलामी कैसे कर पाऊंगी? चुप कर, तेरे आंसू मेरे चमक के आगे फीके हैं। सैनिकों, इसे ले जाओ। नीलू बेचारी मजबूर थी। उसने रोते हुए गुलामी स्वीकार कर ली। वहां पहले से ही भूरा कौआ कैद था। तभी भोली कौवी झाड़ियों के पीछे से छुपकर अपने पति भूरा कौआ से मिलने आई। ओ जी भूरे, सुना है यहाँ नीलू चिड़िया को भी कैद कर लिया गया है, पर तुम तो पहले से ही यहाँ फेशियल करवा रहे हो। अरे भाग्यवान, फेशियल नहीं, यहाँ रानी चील ने मुझे स्नो पाउडर बनाने के काम पर लगाया है। कहती है जब तक मैं काले से गोरा नहीं हो जाता मुझे राशन नहीं मिलेगा। हाय दैया, पर तुम तो भूरे हो। काले से गोरा तो कोई भी हो जाए, पर भूरे से गोरा होने के लिए तो तुम्हें पेंट की बाल्टी में डूबना पड़ेगा। चुप कर, यहाँ नीलू बेचारी रो रो कर बुरा हाल कर रही है और तुझे मेरी सुंदरता की पड़ी है। कल रानी ने मुझे पंखा झलने को कहा तो मैंने गलती से अपनी पूंछ मार दी। तब से उन्होंने मुझे सिर्फ एक सूखी रोटी पर रखा है। कोई बात नहीं जी, मैंने तुम्हारे लिए चुरा कर एक पनीर का टुकड़ा लाया है। ओहो, वो तो रास्ते में लोमड़ी छीन ले गई। अब चलो, तुम बस हवा खाकर पेट भर लो। घोंसले के अंदर चील राजा आराम कर रहे थे। तभी चील रानी आई। रानी, ये तुम क्या कर रही हो? उस नन्ही चिड़िया को क्यों सता रही हो? राजा का काम रक्षा करना होता है, सफाई करवाना नहीं। आप चुप रहिए महाराज। सुंदरता और सत्ता की जंग में आप नहीं समझेंगे। इस जंगल में सिर्फ मेरा ही नाम होना चाहिए। घमंड अच्छा नहीं है रानी, याद रखना, जिस दिन आसमान बरसेगा उस दिन ये पंख काम नहीं आएंगे। अरे जाइए, आसमान क्या बरसेगा, मेरे पास इतने सेवक हैं कि वो छतरी तान देंगे। कई दिन बीत गए। बादल रोज नीलू का इंतजार करता। आखिरकार उसे पता चला कि नीलू कैद में है। बादल का रंग गुस्से से नीला काला होने लगा। जिसने मेरी जान बचाई आज वह खुद मुसीबत में है। मैं उस घमंडी चील को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपनी सुंदरता भूल जाएगी। जंगल के ऊपर काले घने बादल छा गए। रानी चील बाहर निकलकर अपनी खूबसूरती का बखान कर रही थी।
तभी बादल उसके ठीक ऊपर आ गया। ए घमंडी रानी, तुझे अपनी ताकत और सुंदरता पर बहुत गुरूर है ना? अब झेल मेरा वार। अचानक बादलों से बर्फ जैसी ठंडी और तेज बारिश शुरू हो गई। ओले गिरने लगे। बचाओ, बचाओ, महाराज छतरी लाइए, मेरे सुनहरे पंख खराब हो जाएंगे। मैं खुद ओलों से बचने के लिए कौवे के घोंसले में घुस रहा हूँ। अपनी सुंदरता खुद संभालो। ओए होए बादल भाई, थोड़ा शैम्पू भी डाल दो, आज बुरा कौवा सिल्की होकर निकलेगा। अजी पागल हो गए हो क्या? ओले गिर रहे हैं, खोपड़ी फूट जाएगी तो सिल्की बालों का क्या करोगे? रानी चील, तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम नीलू और बाकी परिंदों को आजाद नहीं करती। डर और ठंड के मारे रानी चील ने तुरंत नीलू और भूरा कौवा को आजाद कर दिया। उसने कसम खाई कि वो कभी अत्याचार नहीं करेगी। बादल, तुमने मुझे बचा लिया, मेरे आंसू पोंछ दिए। दोस्ती में शुक्रिया नहीं कहते नीलू, तुमने मुझे पूरा किया था, मैंने बस अपना फर्ज निभाया। और मेरा फर्ज ये है कि अब मैं जाकर अपनी पत्नी के हाथ की गरम गरम खिचड़ी खाऊं। रानी की गुलामी से तो अच्छा है अपनी टूटी डाल। अब पूरे जंगल में शांति थी। नीलू और बादल की दोस्ती की मिसाल आज भी पक्षी अपने बच्चों को सुनाते हैं। वीरू चिड़ा और पीहू चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों गुड़िया और चीकू के साथ एक नए बसेरे की तलाश में सुनहरे जंगल पहुँचे। वीरू चिड़ा बहुत ही मेहनती था और पीहू चिड़िया घर संभालने के साथ साथ मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने में माहिर थी। वीरू जी, देखिए ये जंगल कितना हरा भरा है, क्यों ना हम इसी बरगद के पास अपना घर बना लें। यहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी है, हमारे बर्तन बहुत मजबूत बनेंगे। तुम ठीक कह रही हो पीहू, बच्चों के लिए भी ये जगह सुरक्षित लग रही है। चलो आज से ही काम शुरू करते हैं। तभी वहाँ भूरा कौवा अपनी पत्नी भोली कौवी के साथ आया। भूरा कौवा बेहद लालची और मक्कार था। अरे भाई, तुम अजनबी यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं, यहाँ रहने के लिए वन प्रमुख चील राजा की इजाजत लेनी पड़ती है और वो बिना सुविधा शुल्क के किसी को घुसने नहीं देते। हाँ हाँ, और अगर तुम हमें रोज 100 रुपए दोगे तो मेरे जी अब पति और तुम्हारी बात चील राजा से करवा देंगे, वरना कल सुबह ही तुम्हें यहाँ से बोर या बिस्तर समेटना पड़ेगा। जी, पर हमारे पास तो अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो तुम जानो, अगर कल शाम तक पैसे नहीं मिले तो अंजाम बुरा होगा। अगले दिन शाम को भूरा कौवा फिर आ धमका। वीरू और पीहू दिन भर मिट्टी खोदते रहते थे, पर अभी तक कोई बिक्री नहीं हुई थी। लाओ भाई वीरू, मेरे 100 रुपए निकालो, चील राजा इंतजार कर रहे होंगे। वीरू जी, हमारे पास तो बस यही 100 रुपए बचे हैं जो हमने बच्चों के राशन के लिए रखे थे। अगर ये दे दिए तो चीकू और गुड़िया क्या खाएंगे? क्या करे पीहू, अगर जंगल से निकाल दिए गए तो इन बच्चों को लेकर कहाँ भटकेंगे। ये लीजिए कौवे भाई, बस हमें यहाँ शांति से रहने दीजिए। भूरा कौवा पैसे लेकर मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास गया। देखा जी, कैसे इन मासूमों को बेवकूफ बनाया, अब रोज की पार्टी पक्की। वीरू और पीहू तालाब के किनारे मिट्टी गुथ रहे थे। गुड़िया और चीकू भी वहीं खेल रहे थे। चीकू, गुड़िया, मिट्टी से दूर हटो बच्चों, नए पंख गंदे हो जाएंगे, जाकर पेड़ों पर खेलो। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। चीकू ने एक नन्हा सा मिट्टी का हाथी बनाया और गुड़िया ने उस पर बारीक नक्काशी कर दी। तभी पास के पेड़ पर बैठी नीलू चिड़िया और लाली चिड़िया ये सब देख रही थी। अरे लाली, जरा नीचे तो देख, पीहू के बच्चों ने क्या गजब के खिलौने बनाए हैं। मैंने तो पूरे जंगल में ऐसी कलाकारी नहीं देखी। तुम सही कह रही हो नीलू, वो मिट्टी के हाथी तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोल पड़ेगा। पीहू बहन तो मेहनत करती ही है, पर उसके बच्चों के हाथों में तो जादू है। लाली चिड़िया नीचे उतरी और पीहू के पास गई। अरे वाह पीहू बहन, ये खिलौना तो अद्भुत है। बाजार में मिलने वाले प्लास्टिक के कचरे से तो ये लाख गुना अच्छा है।
क्या तुम इसे बेचोगी? मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आया है। अरे लाली बहन, ये तो बच्चों ने खेल खेल में बनाया है। नहीं नहीं, कला की कद्र होनी चाहिए। ये लो 500 रुपए और ये खिलौना मुझे दे दो। वीरू और पीहू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लाली चिड़िया ने वो खिलौना खरीदा और वह बात जंगल में फैलते हुए चील राजा के महल तक पहुंच गई। चील राजा की बेटी मोंटू ने जब वो खिलौना देखा तो वो खुशी से उछल पड़ी। पिताजी, देखिए ये मिट्टी का खिलौना कितना प्यारा है। मुझे भी ऐसी ही गुड़िया और खिलौने चाहिए। क्या आप मुझे दिलाएंगे? महाराज, मोटू सही कह रही है। सुना है वो नए आए पक्षी बहुत ही गुणी और शरीफ है। हमें खुद जाकर उनकी मदद करनी चाहिए और मोंटू के लिए कुछ और खिलौने भी पसंद करने चाहिए। ठीक है रानी, अगर हमारी बेटी मोंटू को ये पसंद है तो हम आज ही उनके पास चलेंगे। दोपहर को चील राजा अपने परिवार के साथ वीरू के घर पहुंचे। वीरू जी, हमने सुना है कि आपके बच्चे बहुत सुंदर मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। मेरी बेटी मोंटू के लिए भी क्या कुछ खास बन सकता है? वीरू चिड़ा हक्का बक्का रह गया। उसने डरते डरते पूछा। महाराज, क्या आप हमसे नाराज नहीं हैं? हमने इस महीने का किराया कौवे भाई को दे दिया है। उम्मीद है आप तक पहुंच गया होगा। किराया? कैसा किराया? मेरे पति तो पूरे जंगल की मुफ्त सेवा करते हैं। हमने कभी किसी पंछी से एक पैसा नहीं लिया। पर महाराज, भूरे कौवे ने तो कहा था कि आप 100 रुपए रोज लेते हैं। पिताजी, ये कौवा अंकल और कौवी आंटी तो बहुत झूठ बोलते हैं। उन्होंने इन भोले पंछियों को डराया। चील राजा गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत भूरे कौवे और भोली कौवी को बुलाया। जब भूरा कौवा और भोली कौवी वहां पहुंचे तो सबको देख उनके पैर कांपने लगे। भूरे, तूने मेरी शराफत का फायदा उठाकर इन मेहनती पक्षियों को लूटा। तुझे इसी वक्त इस जंगल से निकाला जाता है। हुजूर, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जी, हम एक मौका तो दे दीजिए। पर चील राजा नहीं माने। जाते जाते भी भूरे कौवे ने वीरू की बनाई एक महंगी मटकी चुराने की कोशिश की। तभी ऊपर से चील राजा के सैनिकों ने उसे दबोच लिया। वीरू जी, पीहू जी, आप लोग इस जंगल का गौरव हैं। आपके बच्चों का हुनर काबिले तारीफ है। अब से आप लोग यहाँ सम्मान के साथ रहेंगे और मोंटू को भी ये कला सिखाएंगे। शुक्रिया महाराज। वीरू जी, देखा आपने, ईमानदारी की जीत आखिर हो ही गई। बिल्कुल पीहू, मेहनत और सच्चाई का रास्ता लंबा जरूर होता है, पर मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और मेहनत का फल देर से ही सही पर मीठा जरूर मिलता है। हरे भरे जंगल में सुनहरी धूप पत्तों के बीच से छनकर आ रही है। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है। ला 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 ला, आज तो मौसम कितना प्यारा है ना पीहू? हाँ लाली, बारिश के बाद जंगल में बस खुशबू ही खुशबू है। तभी अचानक एक भूरा कौवा घबराकर उड़ते हुए आता है। अरे अरे, गड़बड़ हो गई, बड़ी गड़बड़। क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे पंख खींच लिए क्या? नहीं नहीं, पर नीलू चिड़िया, उसकी आवाज चली गई। क्या मतलब? नीलू चिड़िया की आवाज? ये कैसे हो सकता है? सब कह रहे हैं काली चोर चुड़ैल लौट आई है। लाली और पीहू एक दूसरे को डरते हुए देखने लगती हैं। काली चोच चुड़ैल? लेकिन वो तो बस एक कहानी थी ना। नहीं, मेरे दादाजी बताते थे, सालों पहले ये चुड़ैल रात को जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठती थी और जो भी उसकी फुसफुसाहट सुन लेता वो उसकी आवाज हमेशा के लिए गायब हो जाती। हो सकता है कोई बीमारी हो या नीलू चिड़िया का गला खराब हो गया हो। अगर गला खराब होता तो सिर्फ एक ही आवाज जाती, लेकिन सुनो, आज सुबह 3 और पक्षियों की आवाज भी गायब है। लाली चिड़िया तो चुड़ैल की बात से डर जाती है। पीहू, लाली और भूरा कौवा नीलू चिड़िया को ढूंढने जाते हैं।
वह एक सूखी डाल पर चुपचाप बैठी हुई होती है। नीलू, तुम ठीक हो? और नीलू बस आंखें भरकर देखती है, लेकिन आवाज नहीं निकाल पाती। हाय हाय रे, सचमुच उसकी तो आवाज ही चली गई। नीलू चिड़िया अपनी आंखों से इशारा करती है, जैसे वह पेड़ों की ओर देखकर कुछ बताना चाहती हो। वो कह रही है उस रात किसी ने उसे पेड़ से उठा लिया था और फिर उसे होश ही नहीं रहा। सुबह उठी तो आवाज गायब थी। तो फिर हमें देखना होगा, आखिर ये सब क्या हो रहा है। हाँ, आज रात हम पहरा देंगे। अगर सच में चुड़ैल है तो हमें उसे पकड़ना होगा। पकड़ना? अरे मैं तो दूर से ही देखूंगा। पीहू, सुना, कोई आ रहा है। तभी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक काली परछाई दिखाई देती है। उसकी चोंच लंबी और चमकदार थी। यही है काली चोंच। काली परछाई धीमी और डरावनी आवाज में कुछ मंत्र जैसी फुसफुसाहट करने लगती है। मैं भाग रहा हूँ। रुको, हमें पता करना होगा। पीहू धीरे धीरे ऊपर की डाल की ओर बढ़ने लगती है। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और काली परछाई हिलने लगती है। कौन मेरी गहरी नींद को तोड़ने आया है? तुम कौन हो और हमारे दोस्तों की आवाज क्यों ले रही हो? अचानक काली चोंच के पंख फैलते हैं। चांदनी में उसकी आंखें लाल चमकती हैं। क्योंकि उन्हें बचाने का और कोई तरीका नहीं। क्या मतलब? शिकारी इंसान दिन में जाल बिछाते हैं। रात को अगर मैं उनकी आवाज छुपा दूं, तो शिकारी सोचते हैं वो मर गए और उन्हें छोड़ देते हैं। पीहू और लाली चिड़िया हैरान होकर देखती हैं। तो तुम बुरी नहीं हो? नहीं, मैं तो उन्हें वापस आवाज देती हूँ जब खतरा पूरी तरह से टल जाता है। लेकिन सब मुझे चुड़ैल कहते हैं। नीचे से नीलू चिड़िया भी इशारे से सहमति देती है कि उसकी आवाज लौट आई है। हमने तुम्हें गलत समझा। गलतफहमियां सबसे बड़ा डर होती है बच्चों। अगले दिन पीहू, लाली और भूरा सब पक्षियों को सच बताते हैं। अब कोई भी काली चोंच से नहीं डरता। अब हमारी जंगल दादी बनोगी, है ना? हाँ, लेकिन दादी होने का मतलब ये नहीं कि तुम शरारतें बंद करोगे भूरा। अब तो मैं पहरा देने में भी मदद करूँगा। जंगल में फिर से चहचहाहट गूंजती है और अब एक नया नियम बनता है। हर पक्षी मिलकर शिकारी से बचाव करेगा। काली चोंच अब तक रात की रक्षक है और सब उसकी इज्जत करते हैं। देखा, कभी कभी डर के पीछे भी भलाई छुपी होती है और हमें सच्चाई जानने के लिए डर से ऊपर उठना पड़ता है। चांदनी में काली चोंच सबसे ऊंची डाल पर बैठी हुई है और उसकी निगाह पूरे जंगल पर है। किसी घने जंगल में पीहू चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका छोटा सा परिवार था। उसका पति वीरू, बेटी गुड़िया और बेटा चीकू। वह सब मिलकर एक मजबूत पेड़ पर बने घोंसले में रहते थे। हर दिन वे साथ खाते, बातें करते और साथ में हंसते थे। वीरू जी, आज का दिन कितना अच्छा है। बच्चे भी खुश हैं और हमारा घोंसला भी सुरक्षित है। हाँ पीहू, सब ठीक चल रहा है। मुझे लगता है ये जंगल हमारे लिए बहुत अच्छा है। माँ, आज मैं पिंकी मौसी के यहाँ जाऊंगी। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए दाने रखे हैं। और मैं मेटू भैया के साथ बातें करने जाऊंगा। ठीक है, पर ध्यान रखना, ज्यादा दूर मत जाना। शाम से पहले घर लौट आना। कुछ दिनों तक सब ऐसे ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगी। माँ, ठंड बढ़ रही है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। माँ, हमारे घोंसले में भी ठंडी हवा आ रही है। वीरू जी, हमें कुछ तो करना होगा। ये ठंड बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हाँ पीहू, हमें घोंसले को और ढकना होगा। मैं कुछ सूखी पत्तियाँ लाता हूँ।
लेकिन कुछ ही दिनों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई। बर्फ जमने लगी और उनका घोंसला अब रहने लायक नहीं रहा। माँ, मेरा पंख जम गया है, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। माँ, मुझे डर लग रहा है। वीरू जी, अब ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं रही, हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ पीहू, अब हमें कोई दूसरा जंगल ढूंढना होगा जहाँ थोड़ी गर्मी हो। और फिर एक सुबह जब सूरज मुश्किल से दिख रहा था, पीहू चिड़िया ने अपने परिवार के साथ जंगल छोड़ने का फैसला किया। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी, कहीं तो जगह होगी जहाँ ठंड इतनी बेरहम ना हो। पीहू चिड़िया अपने परिवार के साथ ठंडे जंगल को छोड़कर उड़ चली। लंबे सफर के बाद उन्होंने एक नया जंगल देखा। वह जगह थोड़ी अलग थी, पेड़ ऊंचे थे और वहाँ कुछ नए पक्षी भी रहते थे। वीरू जी, लगता है यही जगह सही रहेगी। पेड़ भी देखो कितने मजबूत हैं और धूप भी थोड़ी बहुत आती है। हाँ पीहू, यहाँ बर्फ भी कम है, हम यही नया घोंसला बना लेते हैं। अरे माँ, क्या हम फिर से अपना घर बना सकते हैं? हाँ बेटा, मिलकर बनाएंगे, अब हमें डरना नहीं है। मैं छोटी छोटी टहनियाँ लाऊंगा। और मैं बड़ी डालियाँ जोड़ दूंगा, हमारा नया घर फिर से तैयार होगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने नया घोंसला बना लिया। सब कुछ फिर से ठीक लगने लगा था, लेकिन नई जगह में अपने नए रंग भी थे। माँ, यहाँ के पक्षी हमें देखकर कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। शायद उन्हें हम नहीं लग रहे हैं बेटा। जब कोई नई जगह पर आता है तो लोगों को समय लगता है समझने में। माँ, क्या यहाँ पिंकी मासी भी रहती है? नहीं बेटा, ये एक नया जंगल है, पर हमें यहाँ भी दोस्त बनाने होंगे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पीहू ने जंगल के कुछ पक्षियों से दोस्ती करने की कोशिश की। वहीं पर उसका सामना भूरे कौवे से हुआ। कौन हो तुम सब? ये जंगल हमारा है, यहाँ कोई नहीं बच सकता। कौवा भाई, डराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ शांति चाहते हैं। भूरे कौवे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते वह बुरी नजर से देखा। पीहू समझ गई कि यह जंगल इतना आसान नहीं होगा। फिर भी उसने मन ही मन कहा, डर कर जीना कोई हल नहीं। अगर नियत अच्छी हो तो हर मुश्किल का जवाब मिलता है। और इस तरह नया सफर शुरू हुआ। एक नई जगह, नई उम्मीद और एक नया संघर्ष। पर उन्हें ये नहीं पता था कि असली मुश्किलें अब शुरू होने वाली हैं। कौवा अब रोज किसी न किसी बहाने से पीहू चिड़िया को परेशान करने लगा। अरे पीहू, ये घोंसला तुमने मेरे पेड़ पर बना लिया है, क्या इजाजत ली थी मुझसे? अरे कौवा भाई, ये पेड़ तो सबका है, हम किसी का हक नहीं ले रहे। देखो, अगर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना बर्फ की तरह गायब हो जाओगे। भूरा, बच्चों के सामने ऐसे मत बोलो, हमने किसी का नुकसान नहीं किया। मुझे कोई सिखाएगा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। भूरा कौवा चला गया, लेकिन उसकी पत्नी भोली कौवी पास के पेड़ से सब सुन रही थी। उसने भी अपने पति की चाल में साथ देने का मन बना लिया। भूरे, इन चिड़ियों को यहाँ से भगाना ही सही रहेगा, ये कहीं हमारा इलाका ना छीन ले। ठीक है भोली, कल सुबह से शुरू करेंगे, धीरे धीरे इन्हें तंग करेंगे। अगले ही दिन से पीहू चिड़िया का परिवार कई दिक्कतों में पड़ गया। कभी उनके दाने गायब मिलते, कभी घोंसले की टहनियाँ टूटी हुई। माँ, किसी ने हमारे घोंसले के नीचे की डाल तोड़ दी। माँ, आज मेरे दाने भी नहीं मिले। शायद ये सब वही कर रहा है जिसने कि हमें धमकाया था। हाँ पीहू, ये भूरे कौवे का काम हो सकता है। हम डरेंगे नहीं, मैं पिंकी और गुड्डू से मदद मांगती हूँ। पीहू ने अपने पुराने दोस्तों को संदेश भेजा। कुछ ही दिनों में पिंकी चिड़िया, उसका पति गुड्डू, मिट्ठू तोता और सुंदरी तोती वहाँ पर आ पहुँचे। पीहू, हम सब आ गए हैं, अब हमें सब कुछ बताओ।
भूरा कौवा हमें परेशान कर रहा है। बच्चों के लिए ये जगह अब डरावनी बनती जा रही है पिंकी। चिंता मत करो, हम सब साथ हैं। पीहू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। सबने मिलकर नया घोंसला और भी मजबूत बना दिया। देखो, मैंने सूखी डालियों को अच्छे से बांध दिया है, अब कोई इसे तोड़ नहीं पाएगा। मैंने बच्चों के लिए दाने भी इकट्ठे कर लिए हैं और अगर वो कौवा आया तो हम सब मिलकर उससे बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारे साथ से मुझे हिम्मत मिली। रात हुई और सब सो गए, लेकिन भूरा कौवा अब और गुस्से में था। उसने अपने साथ उल्लू और चील को मिला लिया। वो सोचती है दोस्त से बच जाएगी, अब देखता हूँ उसकी दोस्त कितनी काम आती है। रात के समय चील और उल्लू ने पीहू के घोंसले के पास डरावनी आवाजें निकाली, जिससे बच्चे डर गए। माँ, कोई अजीब आवाजें आ रही है। मुझे नींद नहीं आ रही माँ। डरो मत बच्चों, मैं यहीं पर हूँ। मैं बाहर देखता हूँ, शायद भूरा कौवा ही है। वीरू बाहर गया, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा थी। भूरे कौवे की हंसी दूर से सुनाई दी। अब समझ आ गया होगा कि ये जंगल किसका है। उसकी चालें तो बढ़ती जा रही है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। ठंड भी बढ़ गई थी। गुड़िया और चीकू को सर्दी लग गई। पीहू ने तुरंत डॉक्टर उल्लू को बुलाया। पीहू, चिंता मत करो, बच्चों को गर्म पत्ते में लपेटो और इन्हें धूप में बैठाना शुरू करो। धन्यवाद डॉक्टर, आप हमेशा मदद करते हैं। याद रखना, मुश्किल वक्त में हिम्मत सबसे बड़ी दवा है। उल्लू तो चला गया, लेकिन पीहू के दिल में अब भी डर था। वो सोचने लगी, कब तक ये सब चलेगा। पीहू, अगर भगवान ने चाहा तो कोई रास्ता जरूर देंगे। हाँ वीरू, शायद हमारे अच्छे कर्म ही हमें बचाएंगे। अगली सुबह जब सूरज निकला, पीहू ने देखा कि उसके घोंसले के पास एक छोटा सा चमकता डंडा रखा है। वीरू जी, ये क्या है? किसी ने यहाँ कुछ रखा है। ये तो किसी जादुई चीज जैसा लग रहा है। माँ, ये चमक रहा है, शायद ये भगवान का तोहफा है। पीहू ने जैसे ही उस डंडे को छुआ, उसके पंखों से गर्म रोशनी निकलने लगी। उसे लगा जैसे उसके अंदर नई शक्ति आ गई हो। ये क्या हो रहा है? मेरे पंख अब ठंड महसूस नहीं कर रहे। पीहू, शायद ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। और उसी समय दूर से भूरा कौवा फिर आया, लेकिन इस बार पीहू शांत नहीं रही। उसने दृढ़ आवाज में कहा, भूरे कौवे, अब ये जंगल किसी का नहीं, सबका है। अगर तुम फिर किसी को डराओगे तो मैं तुम्हें रोकूंगी। तुम्हें ये हिम्मत कहाँ से मिली? सच और भलाई से। भूरे कौवे को अब डर लगने लगा। वो अपनी पत्नी भोली कौवी को लेकर वहाँ से उड़ गया और पहली बार ठंड के बीच भी जंगल में शांति फैल गई। जादुई डंडा मिलने के बाद से पीहू चिड़िया में जैसे एक नई ताकत सी आ गई थी। वो अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। जंगल के दूसरे पक्षी भी उसे देखकर हैरान थे। पीहू, तुम्हारे पंखों से अब हमेशा हल्की गर्म रोशनी क्यों निकलती है? पता नहीं पिंकी, शायद ये भगवान की कोई मदद है। तुम्हारी उस रोशनी से आसपास की बर्फ पिघलने लगी है। लगता है ये जादुई ताकत सच में तुम्हारे अच्छे दिल की पहचान है। अब जंगल में सब तुम्हारी बात मानने लगे हैं पीहू। हाँ, अब किसी को ठंड से डर नहीं लग रहा। तुम्हारे होने से हम सबको उम्मीद मिली है। मुझे बस इतना चाहिए कि कोई भी पक्षी ठंड या डर से परेशान ना हो। अगर मेरी ताकत किसी के काम आ जाए तो वही मेरा इनाम है। धीरे धीरे पूरा जंगल फिर से जिंदा होने लगा। जहाँ पहले बर्फ जमी थी, वहाँ अब पक्षी अपने घोंसले ठीक करने लगे। लेकिन इस शांति को देखकर भूरे कौवे का गुस्सा और बढ़ गया। भूरा कौवा अब जंगल से बाहर कहीं और छुप गया था। वो रोज देखता था कि कैसे अब सब पक्षी पीहू की इज्जत करने लगे हैं।
अब इस जंगल में मुझे कोई नहीं पहचानता, सब पीहू पीहू करते हैं, मुझे इसे खत्म करना होगा। लेकिन अब वो बहुत ताकतवर है भूरे, उसके पास वो चमकता डंडा है। डंडा हो या दंड, मैं हार नहीं मानूंगा, आज रात में उस डंडे को चुरा लूंगा। रात हुई, सर्द हवा चल रही थी, सब पक्षी अपने अपने घोंसले में थे। भूरा कौवा चुपके से पीहू के घोंसले की ओर बढ़ा। बस ये डंडा मिल जाए तो फिर मैं राजा बन जाऊंगा। वो जैसे ही डंडा उठाने लगा, अचानक पीहू की आंख खुल गई। भूरे रुक जाओ, चोरी से कभी जीत नहीं मिलती। मैं बस देख रहा था कि ये डंडा सच में जादुई है या नहीं। झूठ बोलना बंद करो भूरा, तुम हमेशा दूसरों की मेहनत छीनना चाहते हो। तुम सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। नहीं भूरा, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम दूसरों का भला करना सीखो। ताकत बांटने से बढ़ती है, छीनने से नहीं। पीहू के शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि भूरा कुछ पल के लिए चुप हो गया, पर फिर उसका अहंकार बोला, देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है, मैं या तुम। भूरे कौवे ने जैसे ही ऊंची आवाज में चिल्लाया, आसमान में काले बादल छा गए, ठंड और तेज हो गई। लेकिन पीहू ने अपने दिल में डर नहीं आने दिया। पीहू सावधान रहना, वो तुम्हें डराना चाहता है। डर उसकी ताकत है और शांति मेरी ताकत है। पीहू ने जादुई डंडा अपने सामने उठाया और बोली, हे प्रकृति, सच्चाई की रक्षा करना, बुराई को दूर भगाना। डंडे से हल्की सुनहरी रंग की रोशनी फैली। ठंड का असर धीरे धीरे कम होने लगा। भूरे कौवे की आंखें चमक उठी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारे खिलाफ कोई जादू नहीं भूरा, ये सिर्फ भलाई की ताकत है। रोशनी और तेज हुई और धीरे धीरे भूरा कौवा और भोली कौवी दोनों उस जंगल से दूर उड़ गए। उनकी काली परछाई बर्फ में खो गई। पीहू, तुमने कर दिखाया। माँ, अब ठंड भी नहीं लग रही। माँ, तुम तो सच्ची हीरो हो। नहीं बच्चों, जीत मेरी नहीं, सच्चाई की हुई है। भूरे कौवे के चले जाने के बाद पूरा जंगल जैसे फिर से जीवित हो गया। बर्फ पिघलने लगी, पक्षी खुशी से चहकने लगे और हर ओर मुस्कानें लौट आईं। देखो तो, अब ठंड भी तो कम हो गई है। हाँ, अब जंगल पहले जैसा लग रहा है। पीहू, तुम्हारी हिम्मत ने हम सबको नया जीवन दिया है। अब कोई हमें नहीं डराएगा। ये जंगल हम सबका घर है। अगर हम एक दूसरे के साथ रहे तो कोई सर्दी, कोई बुराई हमें नहीं हरा सकती। सही कहा पीहू, जब दिल गर्म हो तो ठंड भी हार जाती है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। गुड़िया और चीकू फिर से खेलने लगे, दोस्त फिर मिलने लगे और हर पेड़ पर खुशियों की बातें होने लगी। शायद असली गर्मी सूरज से नहीं, बल्कि एक दूसरे की नेकी से आती है। इस तरह ठंड के बीच भी जंगल में एक नई गर्माहट लौट आई। दोस्ती, अच्छाई और एकता की गर्माहट।